आपने बॉडी बिल्डर्स बहुत देखेंगे और बॉडी बिल्डर्स की प्रॉब्लम दिखाता हूँ मैं आपको। सुभाष भाई, ये कपड़े आप कैसे एडजस्ट करते हो भाई? नहीं, कपड़े अभी कैसा है, स्ट्रेचेबल लेना पड़ता है। अच्छा। तो जैसे साइज़ ऊपर नीचे होते हैं वैसे वो कपड़े भी फिट हो जाते हैं, और बाकी मेरे कपड़े रहेंगे वो पूरे स्ट्रेचेबल ही रहते हैं। सुभाष भाई, आप अपने नाम से जाने जाते हो भाई कि आपने जो इतनी अचीवमेंट्स करी है सारी दुनिया जानती है। सुभाष भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ उस अचीवमेंट के पीछे हार्ड वर्क कितना है? हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा है, सिर्फ मेरा ही नहीं, हर एक बॉडी बिल्डर को हार्ड वर्क है। उसमें ही मैं हूँ इंडिया से, उसमें से महाराष्ट्र से, और वहाँ महाराष्ट्र से एक कोल्हापुर सिटी से हूँ। कोल्हापुर सिटी एक ऐसी है कि वो कुश्ती के लिए फेमस है। और जब मैं बॉडी बिल्डिंग में आया तब मेरा एज था 14-15, तो तब लोगों को बॉडी बिल्डिंग मालूम भी नहीं था। तो वो टाइम पे मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लोगों को मालूम करना, बताना पड़ा, उनको जानकारी देनी पड़ी कि बॉडी बिल्डिंग क्या है। वो टाइम पे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन को पैसे नहीं मिलते थे, सिर्फ सर्टिफिकेट और ट्रॉफी मिलती थी। तो मैं उनको बोलने लगा कि इस कंपटीशन में जीतने के बाद आप कुछ पैसे दे दो, तो पैसे बॉडी बिल्डिंग में डाइट और बाकी चीज़ों के लिए खर्चा करूंगा और आगे आने वाले कंपटीशन की अच्छी तैयारी करूंगा। तो इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम गया, और हमारा कोल्हापुर सिटी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सिटी है, हर एक बंदे को वहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। तो उन लोगों ने मेरी बात मानी और हर एक कंपटीशन में पैसा आ गया। 500 रुपये का पहला टाइटल था, वहाँ से स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे इसका प्रचार मैं करता गया, और इसमें 500 से लेके 5 लाख तक टाइटल्स मिलने लगे, और ये बॉडी बिल्डिंग की हिस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आ गया। यस, एग्जैक्टली। और उसके बाद में फिर सप्लीमेंट्स वो टाइम पे आए थे मार्केट में, लेकिन 97, 98 और 2000 और 2004 में, 5 में और 6 में, 6 के टाइम में मैंने एक ब्रांड एंडोर्स किया। जो इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर था वो था मैं, और वो टाइम पे मैं एसएसएन के साथ जुड़ गया, और वहीं से फिर एक सप्लीमेंट का दौर चालू हो गया, और बॉडी बिल्डर्स को ब्रांड एम्बेसडर लेना ये वहाँ से चालू हो गया। सुभाष भाई, मैं मानता हूँ कि भाई बॉडी बिल्डिंग की कई चीज़ें आपने शुरू करी हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये लोगों को मालूम नहीं है, ये बताना पड़ता है। जो पुराने इंडस्ट्री के लोग हैं उनको मालूम है ये चीज़। आप बहुत चीज़ें लोगों को बताते हुए मैंने देखी है भाई, वीडियोस देखी काफ़ी। सुभाष भाई, मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, एक बॉडी बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता हूँ भाई, जो पीक सीजन होता है भाई, आपका जो पीक वीक आता है, उस टाइम में आप अपने आप को एंगर कैसे मैनेज करते हो भाई? अपनी एंकर मतलब एंगर कैसे मैनेज करते हो? मतलब जो गुस्सा नहीं, अभी वही उसके ऊपर आपने देखा होगा भाई, फाइट करते हैं, कहीं कुछ मारते हैं, मतलब बॉडी बिल्डर्स इस चीज़ के लिए काफ़ी बदनाम किया जाता है। नहीं, बदनाम नहीं होता है। हमारे बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है ना, जो कोई भी स्पोर्ट्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो कंट्रोल होता है ना, वो पूरा खाने पीने के ऊपर कंट्रोल रहता है। अगर पेट में कुछ खाना ही नहीं है और हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिम में घंटों तक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो टाइम पे उसकी दिमागी हालत कैसी होगी, वो कंपटीशन का स्ट्रेस रहेगा, उसमें क्या होने वाला है, और उसके आजू बाजू के जो फैमिली के टेंशन्स रहते हैं, दोस्तों के टेंशन रहते हैं, बिजनेस, इस सब चीज़ों को लेके वो कंपटीशन की तैयारी करता रहता है। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है, लेकिन इस टाइम पे एक ही करना पड़ता है। जब लास्ट के 1 मंथ 2 मंथ जो हो कंपटीशन नज़दीक के, तो वो टाइम पे मैं अकेला हो जाता हूँ। मतलब क्या, मेरा अलग सा मैं फ्लैट में शिफ्ट हो जाता हूँ, डाइट और बाकी चीज़ें वो मुझे घर से आता है। मैं मेरा वर्क, मेरा जॉब और मेरा एक्सरसाइज, इसके ऊपर फोकस करता हूँ। ये मेरा फंडा है। मतलब किसी से बात मत करो, कम से कम बात करो, और कंपटीशन की तैयारी को फोकस करो, ये मेरा फंडा रहता है। और जब कंपटीशन ख़त्म होती है उसके बाद में फिर नॉर्मल हो जाता है। सुभाष भाई, बिगिनर्स को जो जिम ज्वाइन करते हैं उसको 3 चीज़ें क्या ध्यान रखनी चाहिए? 3 थिंग्स दैट अ पर्सन शुड नो। जिम जब ज्वाइन करते हो तो आपकी बॉडी किस टाइप की है ये पहले जान लो। उसके बाद में डाइट और वर्कआउट, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में आपकी कंटिन्यूटी, अगर आप कंटिन्यूटी वर्कआउट करोगे, कंटिन्यूटी से डाइट लोगे, तो ये आपका टारगेट आप अचीव कर पाओगे। अच्छा भाई, कई लोग चीट बहुत करते हैं, कई लोग कहते हैं कि चीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो जनता को कि चीट मील कितनी इम्पोर्टेंट है
नहीं नहीं, चीट मील जो है वो चीट कब कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। अगर उसके कंपटीशन एक 15 दिन बाद है या फिर 8 दिन बाद है और वो अभी चीट कर रहा है तो वो गलत है। अच्छा। लेकिन अगर चीट मील करना है तो कब करना चाहिए, समझ लो उसका 4-5 महीना उस कंपटीशन को बाकी है और वो दिन भर में समझ लो 4-5 मील लेता है, उसमें से एक स्किप करके अगर वो चीट कर रहा है तो इट्स ओके। लेकिन आपकी कंपटीशन नज़दीक आई है और आप चीट कर रहे हो तो वो गलत है। आपका लास्ट का जो 3 मंथ रहता है वो टाइम पे कांस्टेंट आपका डाइट होना चाहिए, उसमें कोई भी चीट नहीं होना चाहिए। और भाई चीट मील के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कई लोग ऐसे पिज़्ज़ा खाने बैठते हैं, कई लोग कहते हैं हम आइसक्रीम खाएंगे, कई लोग बर्गर खाते हैं, नहीं, कई ये- लोग कहते हैं कुछ खाएंगे, कई KFC पकड़ लेते हैं। तो वैरायटीज तो बहुत हैं, पर आइडियल वैरायटी क्या है जो अभी इसमें कैसा है, वो जो बंदा है उसकी बॉडी किस टाइप की है उसके ऊपर डिपेंड है कि उसको किस टाइप का चीट करना चाहिए। अगर उसकी बॉडी समझ लो बहुत ही कुछ भी खाने के बाद तुरंत उसका वेट बढ़ जाता है तो उनको थोड़ा सा जो जंक फूड है उसको थोड़ा मतलब अवॉइड करके हेल्थी फूड खाना चाहिए, उसमें भी चीट करने का है। अगर समझ लो कोई किसी का एक स्ट्रक्चर अच्छा है, कोई भी कुछ भी खा ले उसका फैट ही नहीं पकड़ता है, तो इस बंदे को तो क्या कोई भी कुछ भी खा सकता है। थैंक यू सो मच सुभाष भाई। थैंक यू। और जाते थे एक चीज लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टारगेट क्या है भाई? अभी बीच में तो कोविड की वजह से सब बंद हो गया था, इंजरीज भी बहुत सारी हो गए, आपने सभी ने देखा रहेगा। अभी रिकवरी चालू है, जस्ट वर्कआउट एक 8 दिन से चालू किया है। आने वाले टाइम में कोई प्रो शो 100% मैं करूँगा। ओ वाह, बहुत बड़ी न्यूज़ बताई है सुभाष भाई, और मैं आपको देखना चाहूँगा एक बड़े लेवल बड़े यस यस बिल्कुल, और इंडिया का फ्लैग के साथ और मेडल के साथ। बिल्कुल थैंक यू सो मच सुभाष भाई। थैंक यू।